हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है। राइट। सो सबसे पहला न्यूज़ जो कि एक क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सीपीआई यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है। 2024 का ये इंडेक्स रहा है, अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंकिंग इसमें रही है 96। तो जरा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की रैंकिंग 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज का पूरा डेटा मेजर किया गया जिसके बाद ये पाया गया कि भारत की रैंकिंग है 96। तो सबसे पहली बात कि ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज कौन करता है। रिलीज किया जाता है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। इन्होंने 180 कंट्रीज को पूरा डेटा मेजर किया जिसके बाद 0 से लेकर के 100 तक की स्केलिंग दी, ठीक, स्कोर्स दिए। 0 नंबर यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाइली करप्ट नेशन है। अगर उसका स्कोर 100 है या 100 के आसपास है तो वो काफ़ी क्लीन कंट्री मानी जाएगी, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन नहीं है। भारत की क्या रैंकिंग है? ये रैंक है, नॉट स्कोर। इंडिया की रैंकिंग है 96th 180 कंट्रीज में से, और स्कोर कितना दिया गया है भारत को? 38। वहीं अगर 2023 की बात की जाए तो इंडिया का स्कोर 39 था और भारत की रैंकिंग उस वक्त 93rd थी, यानी कि इस बार पीछे और 3 पोजीशन चले गए हम लोग। और 2022 की बात करें तो इंडिया का स्कोर 40 था, यानी कि इंडिया में करप्शन काफी ज्यादा है अगर आप देख सकते हैं तो। वहीं अगर डेनमार्क की बात की जाए, डेनमार्क को स्कोर दिए गए हैं 90, ये स्कोर है, और उसकी रैंकिंग है नंबर 1। फिनलैंड को स्कोर दिया गया है 87 एंड रैंकिंग इज नंबर 2। न्यूजीलैंड को स्कोर दिया गया है 85 एंड रैंकिंग इज नंबर 3। सो दिस इज अबाउट द डेटा ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा करप्ट है, जहाँ पे करप्शन प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एंड कौन सी कंट्री करप्शन फ्री है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो करप्शन फ्री है, बट हाँ, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में कम करप्शन है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एक और इसी तरीके से एक इंडेक्स रिलीज किया गया है जिस इंडेक्स का नाम है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जिसे हम शॉर्टकट में सीआरआई कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि इसे रिलीज कौन करता है। तो इसे रिलीज किया जाता है बाय जर्मन वॉच। ये पब्लिश करते हैं सीआरआई का डेटा। 1993 से लेकर के 2022 तक का पूरा डेटा एनालाइज किया गया जिसके बाद भारत को रैंकिंग दी गई है 49 इस इंडेक्स में। ठीक है। क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं इनके रैंकिंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो पिछले 2 सालों में क्या इम्पैक्ट रहा है उस कंट्री में, मतलब क्लाइमेट का, वेदर का क्या ड्रास्टिक इम्पैक्ट रहा है। साथ ही डेटा पूरे के पूरे पिछले 30 सालों का यूज किया जाता है इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। राइट। यहाँ पे 1993 से लेकर के 2022 तक का डेटा कैलकुलेट किया गया जिसके बाद इंडिया को रैंकिंग दी गई है 49th। अब ये इंडेक्स आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है तो डेफिनेटली कितनी कैसे किस तरीके से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो अभी देख रहे हो आप सबकी ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है, तो कोई कंट्री कितना ज्यादा अफेक्ट हो रही है उसी को हम लोग बेस बना करके इस इंडेक्स का मेजरमेंट करते हैं। जैसे कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पर हीट वेव्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, स्टॉर्म्स का, फ्लड का, ड्रॉट्स बहुत ज्यादा वहां पे देखने मिला। ये इंडेक्स सबसे पहली बार शुरू किया गया था 2006 में। उस टाइम पर भी इसे जर्मन वॉच ने ही रिलीज किया था। जर्मन वॉच एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस इंडेक्स को रिलीज करता है। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, कितने लोग अफेक्ट हुए, क्या इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्या क्या फर्टिलिटीज हुई, तो इन सबको बेस बना करके इस इंडेक्स की रैंकिंग को मेजर किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? 2025 का डेटा है, इंडिया की रैंकिंग याद रखनी है कि 49th पोजीशन पे भारत है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज़ कहती है आइंस्टाइन रिंग के बारे में। ये साइंस और टेक के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। रिसेंटली हुआ क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है, इनका एक खुद का टेलीस्कोप है जिस टेलीस्कोप का नाम है यूक्लिड टेलीस्कोप। इसने डिस्कवर किया है एक रेयर रिंग ऑफ लाइट को जिसे हम आइंस्टाइन रिंग के नाम से जानते हैं। ये आप रिंग देख सकते हो, ये दिस, इसी को आइंस्टाइन रिंग कहा गया है। ये जो आइंस्टाइन रिंग पाया गया है ये करीबन बताया जा रहा है कि 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ।
तो इस टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया है, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आखिर आइंस्टाइन रिंग होता क्या है? ये एक रिंग है जो कि लाइट का है। ये डार्क मैटर के अराउंड, जैसे यहाँ पे अगर डार्क मैटर है, तो इसके अराउंड एक रिंग पूरा क्रिएट हो जाता है जो कि लाइट की रिंग होती है, और इसी को हम लोग कह देते हैं आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन नाम द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया है। ऑल्दो इट इज नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आईज, आप केवल आंखों से अगर देखना चाहोगे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि डिस्टेंस आप समझ सकते हो 590 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो आप नेकेड आईज से तो नहीं देख सकते, पर इस टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया और इसे डिस्कवर किया गया। अब आखिर इस रिंग को ढूंढा गया है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो कि फ्यूचर में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो आंसर इज यस। ये रिंग साइंटिस्ट को हेल्प करेगा डार्क मैटर्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अभी तक डार्क मैटर के बारे में इतना ज्यादा साइंटिस्ट लोग नहीं डिस्कवर कर पाए हैं। पर अगर आइंस्टाइन रिंग का स्टडी कर लेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन रिंग इन्हीं डार्क मैटर्स के अराउंड बनते हैं। तो जहां भी इस टाइप के रिंग देखे जाएंगे, एक बात तो पक्की हो जाएगी कि वहां पे डार्क मैटर प्रेजेंट होगा। साथ ही दूर दराज गैलेक्सीज जो प्रेजेंट है, हम उनके बारे में स्टडी कर पाएंगे। और यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप सभी ने फिजिक्स की बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें आपने डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा, दैट आर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग कंटिन्यूअसली। तो उसके बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं। राइट। आई होप इस न्यूज से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, प्रधानमंत्री जी ने दो देशों की विजिट की है। वो दोनों देशों के बारे में मैंने यहाँ पे स्लाइड्स रखे हैं। क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई, वो सब हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला, पीएम मोदी जी गए थे फ्रांस, है ना। आप सभी को पता है पीएम मोदी जी फ्रांस की विजिट पे थे 10th ऑफ फरवरी से लेके 12th ऑफ फरवरी तक। यहाँ पर क्या कंडक्ट किया जा रहा था? एआई एक्शन समिट को कंडक्ट किया जा रहा था, वो भी थर्ड एडिशन। इसमें पार्टिसिपेट करने मोदी जी गए थे, साथ ही इन्होंने को चेयर भी किया है इस समिट को, अलोंग विथ फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमानुअल मैक्रोन। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, दिस इज इमानुअल मैक्रोन और ये रहे मोदी जी, है ना। तो इन लोगों ने मिलकर के होस्ट और मोदी जी ने को चेयर किया है इस एक्शन समिट को। ये थर्ड एडिशन है 2025 में। इससे पहले दो एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला एडिशन हुआ था यूके में, ब्लेचले डिक्लेरेशन वहां से निकल करके आया था, और जो दूसरा एआई एक्शन समिट हुई थी वो हुई थी साउथ कोरिया में। ठीक है, तो ये दोनों एडिशंस आपको याद रखने हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के टाइज के बारे में भी बात की गई है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस ने साइन किया था 2022 में एक रोड मैप जिसका नाम है हॉरिजन 2047। आप सभी को पता है कि 2047 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे भारत अपना 100 साल आजादी का पूरा करेगा, साथ ही हमारा विकसित होने का टारगेट 2047 ही रखा गया है। तो 2022 में इंडिया और फ्रांस ने ये रोड मैप साइन किया था हॉरिजॉन 2047, जिसके थ्रू इंडिया और फ्रांस के टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बातचीत की गई। साथ ही हम स्कॉर्पिनी सबमरीन्स फ्रांस से खरीद सकते हैं, उसके बारे में बात हुई। डिफेंस के सेक्टर में राफेल जेट्स और ज्यादा मंगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत ने अपने साइड से ऑफर किया है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में, ताकि फ्रांस हमसे ये जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो फ्रांस हमसे खरीदे, क्योंकि फ्रांस हमने बहुत सारे डिफेंस के सेक्टर में चीजें खरीदी हुई हैं ऑलरेडी। अब हम चाहते हैं कि जो हमने डेवलप किया है वो फ्रांस भी खरीदे। तो ये बात यहाँ पर की गई है। इतना ही नहीं, फ्रांस ने क्या प्रपोज किया है? फ्रांस ने प्रपोज किया है मर्सैली। मर्सैली एक लोकेशन है फ्रांस में ही, जो कि मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करता है। इसे स्ट्रैटेजिक हब बनाया जाएगा फॉर आईएमईसी, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप ये रूट देख सकते हो, यहाँ से मुंबई से ये रूट यूएई से होते हुए, सऊदी अरेबिया से होते हुए, इज़राइल के थ्रू, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ग्रीस, एंड देन यहाँ से होते हुए ये पेरिस पहुंचेंगे, है कि नहीं। पेरिस विच इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो वहां का एक लोकेशन है मर्सेली, जिसको स्ट्रैटेजिक हब बनाया जाएगा। अगर इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके ट्रेड किया जाता है तो डायरेक्टली हम सी रूट, बाय रोड रूट, बहुत सारी कंट्रीज को क्रॉस करते हुए हम फ्रांस तक पहुंच सकते हैं। राइट, ये बोला गया है। फ्रांस ने ऑफर किया है कि वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिल्ड करेंगे अपने इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर?
वो जगह है जैतापुर, महाराष्ट्र में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। साथ ही क्लाइमेट चेंज एक्शंस को एक साथ एड्रेस करने की बात की गई है क्योंकि इंडिया और फ्रांस दोनों ही मेंबर हैं पेरिस एग्रीमेंट के। सो फ्रांस फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस को हम जानते हैं एल हेक्सागन के नाम से भी। साथ ही यहाँ पर प्रेसिडेंट तो हमने जान लिया कि इमानुएल मैक्रोन है, पर यहाँ के पीएम कौन है? उनका नाम है फ्रैंकोइस। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रांस का विजिट जो भी मोदी जी का रहा, वहां से क्या क्या आउटकम निकल करके आए हैं, वो ओवरऑल यही सब चीजें थी। आई होप आप सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से याद रखोगे। नेक्स्ट, अब अगर फ्रांस में गए हैं तो डेफिनेटली वहां पर जाकर के मोदी जी खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन को एक गिफ्ट किया है। वो गिफ्ट क्या है? मेटल क्राफ्टेड डोकरा आर्ट फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेटल से बने हुए ये स्टैचूज होते हैं जिनका नाम है डोकरा आर्ट फॉर्म। ठीक है, ये बेल मेटल क्राफ्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये एक टाइप ऑफ फोक आर्ट है जो कि ढोकरा डमार ट्राइब, जो कि मेटल स्मिथ होते हैं, वो ये बनाते हैं। हालांकि अब जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, इस आर्ट फॉर्म को काफी कम देखा जाता है, पर स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे गिफ्ट दिया है इमानुएल मैक्रोन को। ये कहाँ कहाँ पर ये आर्ट फॉर्म बनाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में ये देखा जाता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इस जो भी स्टैचूज होती हैं इनको बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको जरूर से याद रखना है। और ये बने होते हैं मेटल ब्रास के अलॉय, ये बने होते हैं ऑफ अलॉयस विच इज ब्रास। ठीक, इतना ही नहीं, जो फ्रेंच फर्स्ट लेडी लेडी हैं, यानी कि जो इमानुएल मैक्रोन की जो वाइफ है जिनका नाम है ब्रिगिट मैक्रोन, उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गिफ्ट दिया है विच इज अ सिल्वर टेबल मिरर। ये चांदी का बना हुआ सिल्वर टेबल मिरर है जिसे गिफ्ट दिया गया है उनकी वाइफ को, इमानुएल मैक्रोन की वाइफ को। राइट, तो ये दोनों गिफ्ट जो मोदी जी ने दिए हैं, ये एक और गिफ्ट के बारे में बात करते हैं। अब मोदी जी फ्रांस गए थे तो वहां पे यूएस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वहां के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जेडी वैंस। जेडी वैंस भी वहां पे पहुंचे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने जेडी वैंस से भी मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात की, उनके बच्चों से ये मिले, उनकी वाइफ से मुलाकात की। तो जब मुलाकात की तो डेफिनेटली उन्हें भी तो गिफ्ट देना बनता है कि नहीं? तो उनके बच्चों को मोदी जी ने वुडन टॉयज गिफ्ट किए हैं, जिक्सॉ पजल गिफ्ट किए हैं। राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या गिफ्ट दिया है ये पूछे जाते हैं अक्सर। जेडी वैंस की जो वाइफ है, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ये इंडियन ओरिजिन की है, इनका नाम है उषा वैंस। सो दिस इज ऑल अबाउट मोदी जी की फ्रांस का विजिट। क्या रहा, किसको क्या गिफ्ट्स वगैरह दिए गए, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब एक नाम बदला गया है, अगली जो न्यूज है, एक नाम बदली गई है। वो नाम क्या है? फॉय सागर लेक। पहले इसका नाम हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया गया है, जो कि अजमेर में प्रेजेंट है। हुआ क्या कि अजमेर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली फॉय सागर लेक का नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया। इतना ही नहीं, वहां पे एक मेमोरियल लोकेटेड था जिसका नाम है किंग एडवर्ड मेमोरियल, इसका भी नाम रीनेम करके महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया। फॉय सागर आया है तो फॉय सागर लेक के बारे में जानना पड़ेगा। इस लेक को डेवलप कराया गया था बाय ब्रिटिशर्स इन 1892। अब ये नाम चेंज करने की प्रथा आप सभी को पता है, हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ी थी कि फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया है, फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग रख दिया गया है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज कि हम चाहते हैं कि कॉलोनियल जितने भी नेम्स हैं उनको हम हटाएं, उनको हम चेंज करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें स्लेवरी का सिंबल है। अब तो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम कितने साल हो चुके हैं हमें इंडिपेंडेंट हुए, तो अब ये सारी चीजें हमें बदलनी चाहिए। दैट्स वाई ये लोग नाम चेंज कर रहे हैं। नाउ अजमेर, अजमेर ये लोकेटेड है राजस्थान में, एंड राजस्थान की कैपिटल आप सभी को पता है, दैट इज जयपुर। तो दो चीजें हैं जिनके नाम बदले गए हैं, एक तो ये फॉय सागर जिसका नाम बदल करके वरुण सागर कर दिया गया है, और दूसरा ये किंग एडवर्ड मेमोरियल जिसका नाम बदल करके महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट न्यूज, जो कि प्रधानमंत्री जी की दूसरी विजिट है। फ्रांस विजिट करने के जस्ट बाद पीएम मोदी जी ने यूएसए को विजिट किया। यहाँ पर ये इनकी मुलाकात हुई ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी हाल ही में 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, है ना। और यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बातचीत की,
मोदी जी और ट्रंप ने बात की इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में। साथ ही डिफेंस कॉपरेशन के बारे में कुछ-कुछ जो बातचीत की गई है, उन सारी चीज़ों को हम जानते हैं। यूएस ने एग्री किया है कि हाँ, वो F-35 अपना जो स्टील्थ फाइटर जेट है, वो सेल करेंगे इंडिया को। पहली तो ये बात हुई है। दूसरा, एक 10 साल का नया फ्रेमवर्क बना करके तैयार किया गया है, जिसमें यूएसए और इंडिया के डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन अप किया जाएगा। राइट। कोलैबोरेशन किया गया है अंडर ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी कि ASIA के तहत, जिसमें टेक्नोलॉजीज को फोकस किया जाएगा कि डिफेंस को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, टेररिज्म को काउंटर करना है, लॉ एनफोर्स करना है, ये बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके साथ ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन के रिगार्डिंग और क्या-क्या बातचीत की गई है। एक टारगेट रखा गया है जिसका नाम है मिशन 500, यानी कि $500 बिलियन, जो कि एनुअल बायलैटरल ट्रेड का टारगेट रखा गया है 2030 तक। मतलब इंडिया और यूएस के बीच एनुअल बायलैटरल ट्रेड को हमें बढ़ा करके $500 बिलियन तक पहुंचाना है 2030 तक। इंडियन ओशन स्ट्रैटेजिक वेंचर रखा गया है ताकि हम इंडियन ओशन रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा सकें, बेटर कर सकें, क्वांटम कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकें, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इन सारी चीजों पे फोकस कर सके। और मोदी जी ने डिस्क्राइब किया है कि इंडिया और यूएस का जो टाई है, वो एक मेगा पार्टनरशिप है। यानी कि ट्रम्प जो है वो वर्क कर रहे हैं फॉर मागा, दैट मीन्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और इंडिया फोकस कर रहा है मीगा पे, दैट मीन्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो कुल मिला जुला करके ये मेगा पार्टनरशिप पे फोकस करेंगे इंडिया और यूएसए। और ये जो मीटिंग कंडक्ट हुई मोदी जी और ट्रम्प के बीच, ये ओवल ऑफिस में कंडक्ट हुई है। सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट की हाइलाइट्स फ्रॉम दिस वेंचर। साथ ही अब बातचीत हुई है, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते ही बहुत सारे चेंजेस लगातार करते जा रहे हैं। इन्होंने टैरिफ को इन्हांस करने का भी कहा है कि जो बाहर के देशों देशों से इंपोर्ट किए जा रहे हैं चीजें, इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल, कि टैरिफ्स को बढ़ाया जाएगा, टैरिफ 100% तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला था। पर अभी मोदी जी ने मुलाकात की है तो हो सकता है, क्योंकि बातचीत काफी अच्छे से हुई है, तो मे बी चांसेस हैं कि टैरिफ कम किए जाएंगे फॉर इंडिया स्पेशली। राइट। सो लेट्स सी कि आगे और क्या क्या चीजें आती हैं इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। राइट। अगली न्यूज, सोमालिया हाल ही में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है $95 मिलियन का एक प्रोजेक्ट, जिसके तहत क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस को टैकल किया जाएगा। यूएन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो एक पार्ट है जिसका नाम है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। $95 मिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां पर सोमालिया में क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा रिच नहीं है। यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रॉट कंडीशन देखी जाती है, काफी भुखमरी के केसेस देखे जाते हैं। इस वजह से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप उठाया है। FAO आया है तो FAO का हेडक्वार्टर आप सभी को पता होना चाहिए, दैट इज रोम, इटली में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर। आफ्टर 2020 यहाँ पर कंडीशन इतनी ज्यादा वर्स्ट होती चली गई है कि खाने के लिए यहाँ पर लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप कोविड का कंडीशन आप जानते होंगे, कोविड के टाइम पे ऑलरेडी हर जगह बहुत ज्यादा क्राइसिस हुआ था, तो उसी से यहाँ पर भी ये सोमालिया नाम की जो कंट्री है, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है। ये जो मनी है ये प्रोवाइड किया गया है अंडर एक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है उगबार्ड। राइट। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिएगा। मैंने बताया कि सोमालिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, दिस इज सोमालिया। ऑल्सो सोमालिया सीड कंट्रीज का भी पार्ट है। सीड वो कंट्रीज हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। तो सीड कंट्रीज का पार्ट सोमालिया भी है। इसकी कैपिटल है मोगादिशु और करेंसी है शीलिंग। राइट। अगली न्यूज फिर से, तो ये वन लाइनर न्यूज है। अब आप बस डायरेक्टली ये चीज याद रखना कि इंडिया और फ्रांस ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ इनोवेशन। राइट। 2026 को क्या डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ इनोवेशन। ऐसा अनाउंस किया गया है बाय आवर फॉरेन सेक्रेटरी, जिनका नाम है विनय क्वात्रा जी। तो वन लाइनर में आप ये याद रख लेना। स्पोर्ट्स की न्यूज की बात करते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं हाईएस्ट पेड एथलीट
वापस से 2025 में। आप सभी को पता है कि रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं? पोर्तुगल से बिलॉन्ग करते हैं। नंबर 1 हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं। कितना इनकम इनका है? टोटल अर्निंग $285 मिलियन है। साथ ही ये सऊदी अरब का एक क्लब है जिसका नाम है अल नासेर, उसके लिए खेलते हैं। ये फर्स्ट पे हैं तो सेकंड और थर्ड पे कौन है? सेकंड पे है जॉन राम और थर्ड पे हैं मेसी। विमेन आप अगर टॉप 100 की पूरी लिस्ट देखो तो एक भी विमेन एथलीट उसमें प्रेजेंट नहीं है। जो सबसे पहली विमेन एथलीट हैं वो है कोको गॉफ, जो कि टेनिस की प्लेयर हैं और इनका टोटल अर्निंग जो है दैट इज $30.4 मिलियन रुपीस। तो आप यहाँ से ये चीज याद रखना। एक और स्पोर्ट्स की न्यूज, हाल ही में 38th नेशनल गेम को समअप किया गया है, इसका समापन हुआ है। आप सभी को मैंने बताया था कि ये नेशनल गेम उत्तराखंड में खेले गए फ्रॉम 28th ऑफ जनवरी टू 14th फेब। इसका कंक्लूड इसको कर दिया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। ग्रीन गेम्स ये थे, ऐसा बोला गया था, मतलब इसमें जितनी भी चीजें यूज की गई हैं दैट इज सस्टेनेबल फॉर एनवायरमेंट। ऑल्सो यहाँ पर अगर मेडल की बात की जाए, जो मेडल लोगों को दिए गए हैं एथलीट्स को, वो ई वेस्ट से बने हुए मेडल हैं। मोदी जी ने इस गेम को इनॉग्रेट किया था देहरादून से अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्लोगन के तहत। तो जानते हैं कि किसने किसने ये जीता है, क्या क्या पोजीशन कौन से स्टेट की रही। तो सबसे नंबर 1 पे रहा है सर्विसेज। सर्विसेज ने टोटल 121 मेडल जीते जिनमें 68 गोल्ड था। वहीं महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे बना रहा जिसने 198 मेडल्स जीते 54 गोल्ड के साथ। 54 गोल्ड जीता इस वजह से सेकंड पे आया, अदरवाइज अगर मेडल की टैली आप देखोगे तो ये सर्विसेज से ज्यादा ही था। वहीं हरियाणा नंबर थर्ड पे रहा इस पूरे मेडल टैली में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्द्वानी उत्तराखंड में इसको कंक्लूड किया गया 14th ऑफ फेब्रवरी को। उत्तराखंड ने इसे होस्ट किया, ग्रीन गेम रहा है ये। 36 टीम्स थे, मतलब अगर पार्टिसिपेशन आप देखो 10,000 से भी ज्यादा एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 35 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले गए। मेन वेन्यू क्या क्या रहा? देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी। राइट। मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। एक विजन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। और ऑल्सो इस गेम को होस्ट करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि इंडिया टारगेट कर रहा है 2036 में ओलंपिक्स को अपने यहाँ पर होस्ट करे। राइट। सो इतनी चीजें आप यहाँ से याद रखोगे, आई होप सो। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर कुछ और चीजें मुझे मेंशन करनी चाहिए, कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।